अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डीजी मैथ एकेडमी। 10th के कोर्स के साथ साथ आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स के पी के बोर्ड की। इसके भी हम पहले यूनिट से स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट यूनिट का नाम है मैट्रिसेस और टेबल ऑफ कंटेंट्स में अगर आप देखें तो टोटल 17 यूनिट्स हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैट्रिसेस। सो एक्सरसाइज से बढ़ने से पहले कुछ मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करते हैं और उससे रिलेटेड टर्म्स को डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम स्ट्रेट अवे डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 पे जाएंगे और इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी अरेंजमेंट होती है रियल नंबर्स की, सच अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज़ रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो कैसे हमारे पास जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड हो, ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिसेस। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं और उसके अंदर नंबर्स लिखें। किस तरह के नंबर्स इसके अंदर होने चाहिए? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का कंसेप्ट आपको होगा, नहीं तो अगला चैप्टर हमारा है, पूरी डिटेल से हम उस पर डिस्कस करेंगे। मीन्स 2, 3, 0, -4, इस तरह के नंबर्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखें तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, 3 और यहाँ पर लिखते हैं 0, -6, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखी हुई है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखी हुई है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी हुई है। तो इस तरह की फॉर्म को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर लिखे गए नंबर्स को बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मींस इसके अंदर जो ये 2 लिखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसी तरह बाकी रिमेनिंग जो नंबर्स हैं ये भी इसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे कंसेप्ट है रोज़ और कॉलम्स। मैट्रिक्स जब हमारे पास डिफाइन हो जाता है तो कुछ नंबर्स आपने देखे इस तरतीब से लिखे हुए हैं। जिस तरह मैं ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ और इसमें कुछ नंबर जब मैं लिखूँ तो वो पहली लाइन में इस तरह की पोजीशन में आएँ। फॉर एग्जांपल 3, 6, तो ये जो नंबर इस तरतीब से आते हैं, जिसको आप ओरिजेंटल वे भी कह सकते हैं, इस लाइन में आने वाले नंबर्स को हम बोलते हैं रोज़। दीज आर कॉल्ड रोज़ ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपके पास मैट्रिक्स की रो है। और इसी तरह नंबर्स को अगर हम वर्टिकल पोजीशंस में लिखें, मींस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास कहलाएंगे कॉलम्स। तो इस पोजीशन में लिखे गए मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरह फिर हमारे पास मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम होते हैं। यहाँ पर जब तक एलिमेंट नहीं होगा तो ये मैट्रिक्स नहीं बनेगा। यहाँ भी आपके पास एलिमेंट होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में ये आपके पास जो पहली लाइन है, दिस विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट रो। इसी तरह ये जो सेकंड लाइन है, इसको हम कहेंगे सेकंड रो। तो ये आपके पास रो नंबर 2 है। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है, जिसको हम C1 भी कह सकते हैं, और ये आपके पास दूसरा कॉलम है, इसको हम कहेंगे C2। सो मैट्रिक्स क्या डिफाइंड हुए कि नंबर्स को एक ख़ास अरेंजमेंट में सीक्वेंस में लिखें और इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये आपके पास मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स में अब हमारे पास रोज़ भी होगी, कॉलम्स भी होगी। आगे चल के हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज़ आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के आर्डर से क्या मुराद होता है, या फिर साइज ऑफ मैट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं। वी कैन यूज़ द अनदर वर्ड दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये टर्म्स आपको अच्छी क्लियर होंगी तो आगे चल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हुए आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आर्डर, साइज या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं, ये रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का साइज़ या आर्डर या फिर डायमेंशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो रोज़ और कॉलम्स का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। 3, 4, 0, दिस इज़ द फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। और इसी तरह मैं अगर दूसरी रो लिखूँ 6, 7, 9, तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स की दूसरी रो आ गई। अब हम चूँकि आर्डर पढ़ रहे हैं, आर्डर से मुराद ये होता है कि इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं, और इस आर्डर को भी प्रॉपर पैटर्न में लिखते हैं। याद रखिएगा, इधर हम लिखते होते हैं m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब होता है m इज़ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रोज़, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जो n होता है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द कॉलम्स। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, जब भी आप डायमेंशन लिख रहे हो तो रोज़ को पहले और आर्डर को बाद में लिखना है। इस कंसेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि आगे चल के हम
जब हम मल्टीप्लिकेशन की कंफर्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये चीज़ें चेंज होती हैं, तो फिर आपको कंफ्यूज ना हो। तो आर्डर की बात जब भी होगी पहले रो और उसके बाद कॉलम लिखेंगे। इस मैट्रिक्स में चूंकि नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, अगर आप देखें तो ये पहली रो और इसी तरह ये आपके पास दूसरी रो है। तो मैंने आपसे कहा कि आर्डर लिखते वक्त रो को पहले लिखते हैं, तो ये यहाँ पर हमने लिखा 2। और इसमें कॉलम्स की तादाद को अगर देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज़ द सेकंड एंड दिस इज़ द थर्ड कॉलम। तो इसके 3 कॉलम बन गए। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रॉस 3। इसका ये मतलब नहीं है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज़ 2 बाई 3। तो ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मैट्रिक्स का आर्डर 2 बाई 3 है। 2/3, इसको ऐसे रीड आउट करेंगे। सो 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर इसी मैट्रिक्स की पोजीशन चेंज करके हम इस तरह लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 4 0 6 7 9। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज तो 3 होगी, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 2 बन गए। अब इस मैट्रिक्स का आर्डर चेंज होकर 3/2 बन जाएगा। 3/2 क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हो गई और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो 3/2 इज़ द आर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। आई होप के आर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आर्डर भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। एमसीक्यूज़ में आपके पास डिफरेंट वर्ड भी आ सकते हैं, डायमेंशन भी कह सकते हैं, हम इसको साइज़ ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होते हैं, इस चीज़ को आपने देख रहे हैं। अभी तक का कंसेप्ट आपने देख लिया, नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स आपने देख लिए, आर्डर आपने देख लिया किसी भी मैट्रिक्स का। अब अगर दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हों, और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जब भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो ए है ना, ये तो इनसाइड एलिमेंट के लिए आ सकता है। किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो फ्रॉम ए टू जी, तो आप ऑलवेज कैपिटल लेटर्स को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है मेरे पास 3 4 6 7। इसी तरह मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसका नाम है बी, और ये मैट्रिक्स है मेरे पास 6 5 9 2। हमने चेक ये करना है कि दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट कि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन, द आर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। पहली कंडीशन आप चेक करेंगे क्या होना चाहिए, आर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन, उसमें क्या है, आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको ज़रा सा क्लियर करा दूँ। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ये मतलब है, अगर पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के एग्जैक्टली इक्वल हो, इसी तरह पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के, मींस कि उसकी एग्जैक्टली वही पोजीशन हो, इनको हम कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बोलते हैं। इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो, तो यही। और इसी तरह सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के भी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल हो, तो ये कहलाते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर मैं सेकंड कंडीशन मेंशन करता हूँ। आई होप कि आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। नंबर वन, आर्डर तो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और मैंने कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का आपको कंसेप्ट दिया। अगर ये दो चीज़ें दो मैट्रिक्स में इक्वल हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अभी ऊपर जो मैंने मैट्रिक्स ए और बी लिखे, चूँकि मैट्रिक्स ए और बी का आर्डर तो सेम है लेकिन इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू द मैट्रिक्स बी। एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स सी है और इसमें एलिमेंट्स यूँ हैं 0 3 2 4, और इसी तरह मेरे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है दैट इज़ मैट्रिक्स डी, और उसके अंदर एलिमेंट्स एग्जैक्टली यही हैं 0, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर -3 2 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो देखकर बताइए यकीनन ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी कंडीशंस तो फुलफिल हो रही हैं। नंबर वन, आर्डर सेम है। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखें तो इसमें आकर आपके पास सेकंड एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ पर माइनस साइन है। तो इसका मतलब है इनको एग्जैक्टली इक्वल होने के लिए या तो इसको प्लस होना चाहिए या इसको भी माइनस होना चाहिए, तब ये आपके पास इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसको चेंज करके
प्लस बनाता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि आपने हर एलिमेंट की पोजीशन को और एलिमेंट की वैल्यू को एग्जैक्टली देखना है। तो अब हम ये कह सकते हैं मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू द मैट्रिक्स डी। दिस इज कॉल्ड द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। आई होप कि अभी तक की जितनी टर्म्स एक्सरसाइज से पहले हमने पढ़ी हैं आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज पे जाते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, चूँकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमसे पूछ रहा है और मैट्रिक्स के भी टाइप्स, बुक का पैटर्न ये है कि टाइप्स तो अभी बाद में दी हुई है, अभी टाइप्स हमने पढ़ी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। एक्सरसाइज की तरफ तब आते हैं हम, पहले आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स की तादाद वो मैट्रिक्स का डायमेंशन कहलाती है। तो अब आपके पास फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स में 2 3 4 और 2 यहाँ पर 6 7, ये कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? 1 2। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो इसका आर्डर बन गया 2/3। अब हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है। तो रेक्टेंगुलर कंसेप्ट आपको इस तरह क्लियर होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये रेक्टेंगुलर का कंसेप्ट उसी तरह ऐसा है जिस तरह आपके पास डायग्राम में रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ आपके पास इक्वल नहीं होती। लेंथ और विड्थ इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर शेप बनती है। तो इसी कंसेप्ट से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगा अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, तो फिर हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेक्टेंगुलर। तो स्क्वायर का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो। स्क्वायर से भी वही डायग्राम अगर आप देखें, स्क्वायर की फिगर आगे देखें, आप शेप देखें, तो स्क्वायर शेप आपके पास क्या होती है? स्क्वायर शेप ऐसी होती है कि जिसमें लेंथ और विड्थ एग्जैक्टली इक्वल होती है। तो इसी तरह अगर किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एग्जैक्टली इक्वल हो, मीन्स अगर उसका आर्डर 2/2 हो, 2/2 का मतलब यह होगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हों और इसी तरह उसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हों, तो हम कहेंगे 2/2 आर्डर। ज़रूरी नहीं है कि 2/2 का हो, इट कैन बी 3/3। मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल होनी चाहिए। 4/4 भी हो सकता है। तो आपके लेवल में 3/3 और 2/2 नाइन्थ क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हुई, रेक्टेंगुलर। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ गए हैं। पूछा ये गया है कि बताएं कि एक्सरसाइज इसमें कौन सा मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर और कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है। बहुत सिंपल है, आप इसको ऑर्डर देखते जाएं। पहले पार्ट पे आते हैं, मैं स्क्वायर के ऊपर एस और रेक्टेंगुलर के ऊपर आर लिखूंगा। अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 2/2 है, इसका आर्डर 2/2 है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो वी विल से दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इन द सेम मैनर इफ़ यू विल चेक द सेकंड पार्ट, इसमें आपके पास क्या है ना, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, सॉरी नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ रोज हमेशा पहले लिखी जाती हैं। तो इसका आर्डर जो है दैट इज़ 2/3, मीन्स 2 रोज़ 3 कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स आपके पास या तो स्क्वायर बनता है या रेक्टेंगुलर बनता है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसको अगर आप आकर देखें, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, सो इसका आर्डर 3/3 है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसी तरह इस मैट्रिक्स को देखें जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट 1 रो और 1 कॉलम, सो इसका आर्डर 1/1 है, तो इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट स्क्वायर मैट्रिक्स। इस पे आए, नंबर ऑफ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, तो इसका मतलब हुआ इसका आर्डर 1/2 है, मीन्स के आर्डर रोज़ और कॉलम मुख्तलिफ हैं, सेम नहीं हैं, सो दिस इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और लास्ट वन भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 1 में सिर्फ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताना था, जो कि अटैम्प्ट कर दिया हमने। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी बहुत सिंपल आपसे पूछा गया है, लिस्ट द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने सिर्फ आर्डर बताना है, तो इसको हम यहाँ पर अटैम्प्ट कर देते हैं। आर्डर बताने के लिए क्या है ना कि इसके अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम हैं, जो कि आपको ऑलरेडी आ चुका है, विच इज़ वेरी सिंपल। तो सिर्फ आपने ध्यान ये देना है आर्डर लिखते वक्त रोज़ पहले और कॉलम बाद में। सो आर्डर लिख रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, नो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आर्डर बन जाएगा 2 टाइम 3,
2 टाइम 3, 2 रोज़ 3 कॉलम्स। इसका आर्डर 1 बाय 1 है, आपने सिर्फ आर्डर लिखना है। इसमें देखें तो इसका आर्डर भी यकीनन 2 बाय 3 ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। आगे बढ़ें तो इसका आर्डर 3 बाय 2 है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, और इसका आर्डर हो जाएगा 1 बाय 2। 1 बाय 2 क्यों है, 2 बाय 1 क्यों नहीं है? 1 बाय 2 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक रो और 2 कॉलम है। याद रखिएगा, रिपीटेडली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जब आप मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस पढ़ेंगे तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। तब तक आपको ये बहुत स्ट्रांगली क्लियर होना चाहिए कि आर्डर लिखते वक्त रो को पहले और कॉलम को बाद में लिखा जाता है। सो इसका आर्डर 3 बाय 3 है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होते जा रहे होंगे, बहुत सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने क्या बताना है कि हर एलिमेंट की पोजीशन बतानी है। अब तक तो आपको रोज़ और कॉलम का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो पोजीशन बताने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसमें ना हमने पोजीशन बतानी होती है A11, A12 वगैरह वगैरह। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो ना, इस तरह का एक बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं हम, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, इसको आपने कैसे पढ़ना है, A11। A11 मीन, मैं यहाँ पर सारे एज लिखता हूँ, फिर मैं आप इसकी बताता हूँ कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, करेंगे क्या। तो ये सारे ए हैं। अब ये ए में कौन सी पोजीशन पे है, इसके कॉलम और रोज़ के अकॉर्डिंगली आपने पोजीशन बतानी है। ये जो ए है ये कौन सी रो में है, तो पहले आप इसमें रो लिखेंगे और फिर उसके बाद इसमें आप कॉलम लिखेंगे। तो आपके पास क्या है ना, कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। तो ये A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको 11 नहीं पढ़ेंगे, A11। A11 मीन दिस एलिमेंट इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ पर आपके पास आएंगे A12। A12 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये 12 नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप A11 A12। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से A22 आपके पास क्या आएगा, A2 सॉरी 2 नहीं आएगा, A21 आएगा, मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और इधर आपके पास क्या आएगा, A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम। और इधर आएंगे आप लास्ट में, तो आपके पास ये पोजीशंस इस तरह बन जाएंगी, A31। 3 का क्या मतलब है, this is not 31। 31 mean the third row and 1 mean the first column. In the same manner 32 mean the third row second column and 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इस तरह की पोजीशन ये होती हैं। अब आप क्वेश्चंस पे आएँ, आपसे पूछ रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, आपके पास मैट्रिक्स है दी गई है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो हमने एलिमेंट्स बताने हैं कि A11 की पोजीशन पे कौन है। तो A11 का मतलब है पहली रो का सेकंड कॉलम, पहली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाएं, दिस इज़ द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास क्या है, A12 है, देख लेना, ये आपके पास A12 की पोजीशन पे आ रहा है। इसी तरह आगे बढ़ें, आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि A23 कहाँ पर है। A23 मीन गो टू द सेकंड रो, और सेकंड रो में 3 मीन द थर्ड कॉलम। सो दिस इज़ द वैल्यू आपके पास आ रही है, A23 मीन्स दिस एलिमेंट इज़ 0। सो आपने क्या बताना है, ये एलिमेंट 2 है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। आपने उनमें से एलिमेंट पिक करने और बताने हैं। A32 कहाँ पे आएगा, थर्ड रो में जाएंगे और सेकंड कॉलम में, इधर से आए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1। A43, इसी तरह 43 का मतलब है आप जाएं जी रो नंबर 4 में। तो चूंकि इस मैट्रिक्स में 4 रोज हैं, फर्स्ट रोज, दिस वन इज़ द फर्स्ट, दिस वन इज़ द सेकंड, थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ रो। रो 4 और थर्ड कॉलम, दिस इज़ द एलिमेंट विच इज़ हैविंग वैल्यू 6। सो A13 में आएंगे स्ट्रेट अवे, 13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स -4, और A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम विच इज़ 6। सो आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में उसकी पोजीशंस वगैरह को कैसे बताते हैं। अब इस क्वेश्चन को 4 भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, फिर आज यहाँ के लेसन को एंड करेंगे हम। 4 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों और साथ साथ
उनका आर्डर भी सेम हो। तो हमने ये देखना है कि इन मैट्रिसेस में क्वेश्चन 4 के अंदर आपको 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं, इन चारों मैट्रिसेस में कौन कौन से एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अगर आप मैट्रिक्स ए को देखें, इसके एलिमेंट्स, इसका और इसका आर्डर सेम है, पहली बात। सेकेंडली नंबर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप एग्जैक्टली देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर भी 2 है, मीन्स कि A11 यहाँ पर 2 है, इधर भी A11 2 है। A12 की बात करें, A12 यहाँ पर भी A12 2 है, सॉरी 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, इधर 1 है, इधर भी, इधर आपके पास 4 आ रहा है विच इज़ नॉट सेम। सो इधर 3 है, इधर 3 है, तो सिर्फ ये 4 होने की वजह से ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसी तरह आपने 1 बाय 1 सब के साथ चेक करना है। अब ए को हमने बी के साथ चेक किया जो कि इक्वल ना आया, अब हम ए को सी के साथ चेक करते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 + 1 द रिजल्ट इज़ 2 विच इज़ सेम। इसका मतलब है 1 + वैल्यू को आपने देखना है, उसका आउटपुट देखना है, रिजल्ट देखना है, ये नहीं देखना कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 + 1, 1 + 1 भी एग्जैक्टली 2 ही है। तो ये भी सेम है। सी मैट्रिक्स में 3 + 2 विच इज़ 5, और यहाँ पर 4 है जो कि सेम नहीं है, और 2 + 3 सेम नहीं है, तो सी मैट्रिक्स के इक्वल भी नहीं आ रहा। डी को चेक करते हैं ए के लिहाज से। तो पहला एलिमेंट 2, 4 + 1 विच इज़ 5, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब है वी कैन से द मैट्रिक्स ए इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू डी। इसी तरह हमने मैट्रिक्स ए को सारे मैट्रिसेस के साथ चेक किया जो कि डी के इक्वल आया। अब आप इसी तरह मैट्रिक्स बी को देख लें। मैट्रिक्स बी को देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 बन रहा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 बन रहा है, यहाँ पर 4 है और ये भी 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है, ये भी इसका रिजल्ट 3 बन रहा है, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। तो आपके पास ये दो मैट्रिसेस इक्वल आ रहे हैं, मैट्रिक्स ए डी के इक्वल आ रहा है और मैट्रिक्स बी सी के इक्वल आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप अब तक जितनी डिस्कशन हमने की आपको क्लियर हुआ होगा। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्वेश्चन 5, 6 और मेरे ख्याल से 7 भी है, तो उसको जब हम अटैम्प्ट करेंगे तो वो प्रॉपर सोल्यूशन है, उनको सॉल्व करके हम अटैम्प्ट करेंगे। सो ये था हमारा आज के चैप्टर का इंट्रोडक्शन और प्लस एक्सरसाइज जो हमने कुछ अटैम्प्ट की। इसी तरह हम इसको लेकर चलते जाएंगे टिल द लास्ट यूनिट। और मैं आपको बताता चलूँ, थ्योरम्स वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड के पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। आपने 2025 का देखा होगा बोर्ड का पेपर, तो उसमें पहले ये होता था कि सेक्शन सी में थ्योरम्स आपके पास 3 थ्योरम होते थे, तो 2 भी कर लेते थे या 1 भी कर देते तो आपके पास ऑप्शन था। अब इस तरह नहीं है, अब आपके पास नंबर ऑफ़ थ्योरम ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप थ्योरम्स को स्किप नहीं कर सकते, और थ्योरम को समझे बगैर करना मुश्किल है, तो थ्योरम के पोर्शन को भी हम बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे। तो आप सीक्वेंस को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सो आज के लेसन को यहाँ पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।